वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस चैप्टर के लिए। आशीष जी, अलका जी, नीलम जी, गरिमा जी, सभी का वेलकम करता हूँ। एक बार आप सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें तो इस चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, एमपी पीसीएस में आए हुए हैं, बिहार पीसीएस में आए हुए हैं, और जो आपके पीसीएस के अभी एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें आप लोग। 1-2 मिनट का समय लीजिए और फटाफट आप लोग क्लास में आइए। फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपको 10-10 मिनट का 10-10 सेकंड का टाइम दूंगा सो दैट आप क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे, और अगले क्लास में मैं इसकी थ्योरी के पार्ट को भी बता दूंगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें आप लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें सभी लोग जो भी हैं। दीक्षा जी, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्या स्टार्ट किया जाए? क्लास स्टार्ट की जाए अपनी। परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्न, इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। आप जल्दी जल्दी बोलिए, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं आप, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, परमाणु संरचना का जो ये पार्ट है, इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ ये नहीं लिखा है कि किस ईयर में आया हुआ है, लेकिन सारे क्वेश्चंस, एक तो पहली चीज आए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन आपके लेवल पे यानी कि एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और इन सभी में है। कुछ क्वेश्चन आईएएस के भी हैं जिसमें आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। कहीं आपको डाउट हो तो जरूर आप मैसेज कर दीजिएगा सो दैट मैं इसे क्लियरिफाई कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टाइम नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आज का मंत्र हम जैसे कि हम रेगुलर वे से पढ़ते हैं आज का मंत्र, और ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि दोस्त, किताब, रास्ते और सोच, ये सभी आपके अच्छे होने चाहिए। आपके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, आपकी किताब भी अच्छी होनी चाहिए, आपके रास्ते भी अच्छे होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये गलत होंगे तो ये आपको गुमराह कर देते हैं, और अगर ये सही होंगे तो आपका जीवन बना देंगे। तो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, पीसीएस को क्लियर करना, आईएएस को बीट करना, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें कि अपने दोस्त, किताब, रास्ते और सोच को अच्छा करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव। परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या है? आप लोग, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग आंसर करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या हैं? द कंपोनेंट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। जी हाँ, चलिए कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। परमाणु नाभिक के अवयव, मैं पूछ रहा हूँ परमाणु नाभिक के अवयव। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये बिहार पीसीएस में 96 में आया है, 99 में आया है, और यूपी पीसीएस 96 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए कई लोगों के आंसर सही आ गए, एक बार मैं बता देता हूँ। परमाणु नाभिक जो होता है उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। बी सही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो देखिए, नाभिक के अंदर आपका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका सराउंडिंग में रोटेट करता रहता है, ये घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका परमाणु नाभिक में होता है। तो आपका जो मेन अवयव होगा परमाणु नाभिक का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए, नॉर्मल सी चीज है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है क्वेश्चन। अब आप जरा इसको ध्यान से देख लें, इसमें क्या क्या करना है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए क्वेश्चन है। ये RAS में आया हुआ 92 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 92 का आया हुआ क्वेश्चन है RAS का, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। चौथा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो चलिए कुछ लोगों के आंसर सही आ गए हैं। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ लोगों के आंसर सही आ गए हैं। आशीष जी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। अलका जी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जिन्होंने सी किया है उनका बहुत ही अच्छा है। इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं था। अणु का मतलब ये है कि मतलब बेसिकली पार्ट, इसमें जो दिया है वो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं। जैसे मैं अगर पूछूं कि मेरे मार्कर, ये मेरे पास जो मार्कर है, इस मार्कर का क्या पार्ट नहीं, जैसे मेरा अंगूठी है, ये रिंग जो है मेरे मार्कर का पार्ट नहीं है, ठीक। तो इस मार्कर का जो पार्ट होगा, इसकी निब होगी, इसका ये वाला पार्ट होगा। तो ये एटम का मतलब ये नहीं कि आप उस एटम के पास पहुंच जाइए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। जल्दी जल्दी आंसर करें इसका, जल्दी जल्दी आंसर करें। देखिए बहुत सही, नीलम जी जरा इसका आंसर करें आप। गरिमा जी, देखिए इसका आंसर हुआ फोटॉन। हाँ एकदम सही आंसर कर रहे हैं, डी आंसर होगा इसका, डी। आपका निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं होता, तो फोटॉन जो होता है एटम का भाग नहीं होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है एटम में, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के पार्ट को बनाते हैं, न्यूक्लियस को बनाते हैं। तो फोटॉन जो होता है एटम का भाग नहीं होता है। बेसिकली फोटॉन क्या होता है, ये ऊर्जा के पार्टिकल होते हैं, ऊर्जा के कण होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऊर्जा के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। इसको आप, इसका जो ऊर्जा होती है, इसकी जो एनर्जी, जो कण होते हैं, ऊर्जा के कण होते हैं, जो इनकी एनर्जी होती है, इसको आप बोलते हैं एच न्यू होता है। ये ऊर्जा के कण होते हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए सन से आपके पास एनर्जी आती है। आपने देखा है कि आपका जो सूर्य है वो ऊर्जा देता है। तो सूर्य कैसे ऊर्जा देगा, सूर्य इन्हीं फोटॉन के माध्यम से आपको ऊर्जा देता है। सूर्य, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो इससे आपके पास फोटॉन के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ऊर्जा आती रहती है, जिस ऊर्जा के कणों को आप बोलते हैं फोटॉन। इसे क्या बोलते हैं, फोटॉन। तो ये कभी भी एटम का भाग नहीं होता है। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार मैं लास्ट में क्वेश्चन रिवाइज भी करूंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था। चलिए, नाभिक की डिस्कवरी किसने की थी। बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। ये MPPCS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है, 2005 में ये आया हुआ है। परमाणु नाभिक की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, डाल्टन, थॉमसन। तो इसका आंसर करिए आप लोग, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, डाल्टन एंड थॉमसन। इसमें से कौन होगा, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, डाल्टन, थॉमसन। अच्छा जी, चलिए कुछ लोगों ने आंसर कर दिया, नीलम जी, अलका जी, करण जी, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इसका आंसर कई लोगों ने सही लगाया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसे, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट में उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी एटम के ऊपर, तो वहां से उन्होंने देखा था कि कुछ मैक्सिमम तो निकल के बाहर चले गए और कुछ रिवर्स आ गए उसी पाथ पे। तो इन्होंने ये बोला कि बीच में एक पार्ट है जिसपे जो हैवी पार्ट है, जहां से अल्फा पार्टिकल बाहर आ गया था।
तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस दिया था, वो न्यूक्लियस की पहले डिस्कवरी थी। तो जो परमाणु नाभिक यानी न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बाद हुई थी। तो रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। ठीक है, चले चले आगे चले। आप लोग क्वेश्चन के लिए टाइम ले लिया कीजिए, ठीक है, आराम से कीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आंसर करें। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, न्यूटन। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार कराया हुआ है क्लास में। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक और न्यूटन, जल्दी बताइए इसे। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। बहुत सही आंसर कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये 1931 के आसपास चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अच्छा, हम लोग बचपन में एक चीज पढ़ते थे, जैसे ईट पर नाचो बोलते थे, ईट पर नाचो बोलते थे। ठीक, ईट पर नाचो, तो इसको याद रखिएगा। ईट मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन थॉमसन हो गया, पी फॉर प्रोटॉन रदरफोर्ड हो गया, नाचो न्यूट्रॉन का चैडविक। ईट पर नाचो, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आशीष जी। आशीष जी जरा देखिए, आशीष जी ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करें इसका, जल्दी से आंसर करें। जी हाँ, कई कुछ लोगों के आंसर आ गए। निम्नलिखित में से अणु परमाणु कण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो एटॉमिक पार्टिकल है ही, आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो एटॉमिक पार्टिकल है। तो कौन सा बच गया इसमें? ड्यूट्रॉन बच गया। तो ड्यूट्रॉन क्या होगा आपका? ड्यूट्रॉन आपका एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ड्यूट्रॉन आपका एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। देखिए ड्यूट्रॉन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जो होता है उसी को बोलते हैं ड्यूट्रॉन। तो उसको लिखते हैं, उसको 1d2 ये लिखते हैं, ये होता है ड्यूट्रॉन। 1d2 ये ड्यूट्रॉन होता है, और ये ड्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसमें अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो देखिए नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है? ये जो दिखते हैं, लिखते हैं हम इसे हम लिखते हैं प्रोटॉन। जैसे ये भी बता देता हूं आपको, ये जो नीचे हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ऊपर क्या है? ये जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, दोनों का योग होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए जरा? परमाणु क्रमांक। इसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो अब ये ड्यूट्रॉन जो है 1d2, इसमें एक प्रोटॉन होता है। देखिए कितने प्रोटॉन होंगे इसमें? ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होगा। और कितने न्यूट्रॉन होंगे? 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो एक न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाला जो आपका पार्टिकल मिलता है वो होता है ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, जो कि आपका सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, यानी कि अणु परमाणु कण नहीं होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका बताता हूं मैं आपको। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 में आया हुआ है यूपीपीसीएस मेंस में, 2005 का क्वेश्चन है ये। तो निम्न युग्मों से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? मैं आपको ऑप्शन पढ़ देता हूं, आप आंसर करें इसका। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है? निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? जल्दी से आंसर करें इसका।
देखिए हाँ एकदम, देख कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अब पहले इसका मैं कण प्रतिकण समझा देता हूँ होता क्या। कण प्रतिकण का मतलब सिर्फ ये है, कण प्रतिकण का मतलब ये है, प्रतिकण का मतलब है कि जो भी पार्टिकल आप ले रहे हैं उसी पार्टिकल का मास किसी दूसरे पार्टिकल के पास हो। मतलब मास कण और प्रतिकण का बराबर होता है, लेकिन लेकिन जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो अलग अलग होता है। मान लीजिए इसके पास अगर प्लस चार्ज है तो इसके पास क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, मैं और आशीष जी हैं, आशीष जी का मास और मेरा मास सेम है, आशीष जी का और मेरा मास सेम है। लेकिन अगर मैं उत्तर रहता हूं और आशीष जी दक्षिण रहते हैं तो हम क्या हो गए, कण प्रतिकण हो गए। हम क्या हो गए, कण प्रतिकण हो गए। या आप इसे समझिए, मैं अगर ए सोचता हूं और वो बी सोचते हैं आशीष जी, मतलब हम दोनों में चार्ज डिफरेंस हो गया, मतलब बेसिकली हमारी थिंकिंग अलग हो गई, तो हम क्या हो गए, कण प्रतिकण हो गए, क्योंकि मास हमारा इक्वल है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है, ये एक दूसरे के कण प्रतिकण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पॉजिट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, ये होता है पॉजिटिव। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की बात। फोटॉन अभी मैंने बताया कि ऊर्जा के पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको पता ही है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे जीरो होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो ये भी इसका कण प्रतिकरण नहीं है। तो इसका आंसर यही है कि कण प्रतिकरण आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आप कण प्रतिकरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं। इसको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ सो दैट आप इसे ध्यान से देखते जाएं और आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे आता है वो जल्दी से कर ले। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। ठीक, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग, ये लगभग है, लगभग बराबर होता है दो प्रोटॉनों के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, दो पॉजिट्रॉन और दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, दो पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। जल्दी से इसका आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर करें। आपके पास 5 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं। 5 सेकंड में मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। जल्दी बताइए नीलम जी, हल्का जी, अल्फा पार्टिकल, हाँ जल्दी बताइए। ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। अल्फा कण एक्चुअली अब मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब मैं एक्सप्लेन कर दूं, कैसे इसे एक्सप्लेन कर दूं, आशीष जी बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसे एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा कण बोलते हैं इसे, हीलियम का जो नाभिक होता है ना, हीलियम का जो नाभिक होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कण, उसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम का नाभिक क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। हीलियम का जो नाभिक होता है ये होता है, अगर मैं हीलियम ले लूं, हीलियम, तो हीलियम को लिखूंगा 2He4, ऐसे लिखते हैं 2He4। ठीक, ये होता है 2He4। मतलब अब इसके नाभिक में दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे। 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 हो जाएगा। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहता है। ये हो गया हीलियम एटम, हो गया ये क्या हो गया, हीलियम का एटम। लेकिन अगर मैं इसके इस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को हटा दूं, मतलब अगर मैं इसके, देखिए जरा, इसके इस वाले पार्ट को हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, ठीक है, तो अब क्या बचा, अब न्यूक्लियस बच गया, यानी सिर्फ नाभिक बच गया। तो ये जो नाभिक बचा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, 2 का प्लस चार्ज आएगा, 2 का प्लस चार्ज आएगा। क्यों 2 का प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि गरिमा जी बताइए 2 का प्लस चार्ज क्यों आएगा, 2 का प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाया आपने तो बचा आपके क्या पास, क्या इस पे प्रोटॉन बचा, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए इस पे 2 का प्लस चार्ज होता है, 2 का प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ठीक है,
तो इसी को आप बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, यानी हीलियम का जो अब हीलियम देखिए, अल्फा पार्टिकल भी ऐसे लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल भी 2 का प्लस चार्ज होता है उस पर, तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो आपका आंसर जो सही होगा, हीलियम के पर एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है उसका द्रव्यमान, तो आंसर बी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चीजें। आगे चलें, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलें, आंसर करिए आप लोग, आगे चलें हम लोग, चलिए आगे चल लेते हैं। अब ये तो आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप लोग अपने से बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ये देखिए आपका हीलियम का नाभिक जो होता है, ये कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, ये आरएएस में आया हुआ है 96 में, आरएएस में 96 में आया हुआ है। हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कंटेन करता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, अभी मैंने बताया 2He4, मतलब कितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, 2, और कितने न्यूट्रॉन होंगे आशीष जी बताइए, 2, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो हीलियम का नाभिक में क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसको टाइम नहीं लेना चाहिए हमें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम इस बात को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, जरा इसका आंसर करिए। ये ए किरण है, ए किरण, कोई किरण है जिसका नाम ए है, बीटा कण, अल्फा कण, गामा किरण है, अल्फा बीटा गामा ए, इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करें। 30 सेकंड का समय होगा आपके पास, 30 सेकंड का समय होगा। चलिए, इसमें से ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, मैं बता देता हूं इसका आंसर, कई लोगों का सही आ गया आशीष जी। देखिए ऋणात्मक जो आवेश होता है इसमें होता है, ये बीटा कण जो होता है उस पे ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अल्फा पे आपका धनात्मक आवेश होता है, अल्फा पे आपका धनात्मक आवेश होता है, बीटा पे आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ऋण होता है। ठीक, और गामा न्यूट्रल होता है, गामा न्यूट्रल होता है, इसमें जीरो आवेश होता है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा ना, जैसे प्रोटॉन पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, न्यूट्रॉन पढ़ा है, वैसे ही अल्फा बीटा गामा कण होते हैं। इसमें अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव और गामा पे जीरो यानी कि न्यूट्रल होता है। आपका एक किरण नाम की कोई चीजें होती नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो ऋणात्मक आवेश जो देखिए वो होता है बीटा पे होता है ऋणात्मक आवेश, अल्फा पे आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश, और गामा पे आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आईएएस का आया हुआ है, आईएएस का है, और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट खूब पूछे गए हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं खूब ढेर सारे। और ये 2001 का क्वेश्चन आईएएस का, आईएएस का 2001 का क्वेश्चन है, प्री का। ठीक है, 2001 का। तो चलिए, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है कैसे, किस रूल से होता है, अफबाउ प्रिंसिपल से, हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, हंट्स के नियम से, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। जल्दी से इसका आंसर करें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दीजिए कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं क्या, क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं क्या, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, कौन नियंत्रित करता है, कौन सा नियम, गरिमा जी आंसर करें इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपके समय, आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड यूज करिए, सही आंसर करिए, सही आंसर करिए। दीक्षा जी, देखिए चलिए, ये होता है, कुछ लोगों के आंसर सही है, कुछ लोगों ने तुक्का लगा दिया लग रहा है। ये अफबाउ का नियम होता है, अफबाउ का नियम होता है ये, परमाणु में के कक्षकों,
परमाणु में कक्षा को भरने का जो रूल होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो हम कक्षक में फिल करते हैं, उसका जो रूल होता है उसको हम अफबाउ रूल बोलते हैं। अफबाउ का मतलब होता है, एक जर्मन वर्ड है अफबाउ। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है भरना। जिसका मतलब भरना, किसको भरना? किसी चीज को भरना, फिल करना या बिल्डअप करना, किसी को बनाना, इसी को हम बोलते हैं अफबाउ। ठीक है, तो अफबाउ रूल ये बोलता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, क्या कहता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी भी कक्षक में, तो सबसे पहले वो एनर्जी रूल को फॉलो करता है और सबसे पहले वो मिनिमम एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर उससे मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे जाएगा। ये बोलता है अफबाउ रूल। पहले लोअर एनर्जी लेवल, फिर अपर एनर्जी लेवल, फिर अपर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। यही है अफबाउ रूल। जैसे इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए, आप एग्जाम में गए और आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे? जो सबसे पहले आपको आता रहेगा वही क्वेश्चन करेंगे ना। सबसे पहले, यानी जिसमें कम एनर्जी लगेगी, जिस क्वेश्चन में कम एनर्जी लग रही वही क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा पहले करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अफबाउ रूल भी यही कहता है कि जिसमें कम एनर्जी है सबसे पहले उसी में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और उसके बाद अपर लेवल पे, फिर और अपर लेवल पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब कुछ चीजें और है जो आप समझ लीजिए। अफबाउ रूल जो होता है, जिस रूल से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, वो हंड रूल, हंड्स प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, यानी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर बेस्ड है। पता नहीं समझ? अफबाउ का नियम, हंड्स नियम और पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पे बेस्ड है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अफबाउ रूल से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक, अच्छा, बेस्ड क्यों है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप एग्जाम में गए हैं, आपको सबसे जो इजी आएगा वही क्वेश्चन करेंगे, ये तो बात क्लियर है। एग्जाम में गए, जो क्वेश्चन आएगा वो ही करेंगे, वो आपके लिए जो इजी है। लेकिन हो सकता है कि बगल वाले के लिए आपको जो क्वेश्चन आता है और उनको जो क्वेश्चन आता है, उनके लिए जो इजी क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है। तो अलग अलग के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपके लिए अलग सा हो गया, उनके लिए अलग सा हो गया। लेकिन पूरे क्लासरूम की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, कॉमन वे से, कि इस क्लासरूम में ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है, मैक्सिमम बच्चों को आता है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, वहां जो पाउली क्या है, हंड्स क्या है, ये जैसे पाउली एक्सक्लूशन क्या करता है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, या बताना तो नहीं चाहता लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। ये बोलता है कि no two electron within the same atom can have the same value for all quantum number। मतलब अब देखिए, यहाँ मैंने इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्वांटम नंबर आपका आईएएस का कॉन्सेप्ट है, तो मैं जब इस थ्योरी इसकी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको आईएएस वाला भी पढ़ा दूंगा। और मुझे आप लोग पर्सनली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको पाउली एक्सक्लूशन और हंड्स रूल पढ़ना है या नहीं, क्योंकि कल की क्लास में मैं इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ना होगा तो मैं ये वाला पार्ट स्किप कर जाऊंगा। ये आईएएस में, प्योर आईएएस का क्वेश्चन है, प्योर आईएएस में आएगा। तो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यही है कि दो इलेक्ट्रॉन, मतलब किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती, बस यही है। तो आज के लिए अभी इतना ही बताऊंगा मैं, कल मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक, तो कौन सा परमाणु को भरने के लिए कौन सा नियम है? अफबाउ का नियम बोलते हैं उसे, अफबाहु का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जरा आप लोग देख लीजिए इसको, देखिए क्वांटम नंबर आ गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी आईएएस में आया हुआ है, ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो कल आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर दीजिएगा कि क्वांटम नंबर, अफबाउ रूल, हंड्स रूल, ये सब पढ़ना है या नहीं। एटलीस्ट इसकी थ्योरी बस पढ़ लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा आपका। तो क्वांटम नंबर के बारे में बताइए। इसका पहला ऑप्शन है अभिविन्यास से, अमाप से, आकृति से, चक्रण से। जल्दी जल्दी बता दीजिए, मैं थोड़ा 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए, अब यहाँ पे पोल लेने का कुछ ऑप्शन नहीं है ना, पोल लेने का ऑप्शन नहीं तो फिर और अच्छे से हो जाता। नीलम जी समझ आ रहा है आप लोगों को? अलका जी, गरिमा जी,
रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे है बताइए। चलिए अब मैं बता देता हूं, चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है वो अभिन्यास से है। अभिन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से है। देखिए 4 क्वांटम नंबर होती है, 4 क्वांटम नंबर में एक होती एन, एक होती एल, एक होती एम, एक होती एस। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम नंबर। ये एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम नंबर, और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो एन जो होता है ये साइज बताता है, ठीक है, क्या बताता है साइज। जैसे जैसे करण जी इतने लंबे हैं, ठीक, आशीष जी इतने लंबे हैं, और तिवारी जी इतने लंबे हैं, कमल जी, ठीक है। तो अब ये इतने लंबे हैं तो ये क्या हुआ, इनकी हाइट हो गई, साइज हो गई। ये क्या हो गई, साइज, यानी इनका माप हो गया, साइज हो गई। तो साइज जो बताता है वो बताता है एन। शेप ये हो सकता है लंबे हो लेकिन ये गोल मटोल हो, ये आपके छोटे हो लेकिन इनकी हाइट लेंथ ज्यादा हो, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, शेप हुआ। तो शेप जो बताता है वो एल बताता है, ये शेप बताता है, मतलब ये आकृति बोल सकते हैं, इसे आकृति बताता है। एम जो होता है ये विन्यास बताता है। विन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब ये पूरे इन्वायरमेंट में किस तरह से ओरिएंटेड है, देखिए ये अभी इस तरह से रखा हो, तो आप ये बोलेंगे कि ये अभी, अगर आप इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लें तो आप बोलेंगे कि अभी समथिंग ये एक्स एक्सिस पे। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आप इसे बोलेंगे वाई एक्सिस पे। एक्सिस आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जनरली हम एक्स इसे बोलते हैं, वाई इसे बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स इसे बोल दिया, वाई इसे पे बोल दिया। मैं इसे जैसे भी चेंज करूंगा तो इसका मतलब इसका विन्यास क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। मुझे देखिए, मेरे नाक, आंख, कान, तो मेरे आंख, कान, नाक का विन्यास है मेरे बॉडी पे, कि मेरा कान थोड़ा सा टेढ़ा है या मेरे बाल थोड़े से कम है, वो है, अभी मेरे हाथ ऐसे, तो ये सब विन्यास है मेरा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन बोलते हैं हम इसे। तो चुंबकीय क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को बताती है, और स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण को बताती है, मतलब इसमें रोटेशन को बताती है। तो आप देख लीजिए, ये आपका माप जो होता है एन बताता है, आकृति जो होता है एल बताता है, अविन्यास जो होता है एम बताता है, और चक्रण यानी स्पिन जो होता है वो एस बताता है। ये क्वेश्चन आपका आया। और मैक्सिमम केस में ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम केस में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जरूर पूछे जाते हैं, और यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभिन्यास, अभिन्यास कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, जल्दी जल्दी बताइए। अभिन्यास यानी ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। अब आपके पास आंसर भी लिखा हुआ है, चलिए देखिए, सभी लोग आंसर भी कर रहे हैं, सभी लोग आंसर भी कर रहे हैं। हाँ जी, एम जो होता है अभिन्यास को बताता है, नहीं ओरिएंटेशन को बताता है। तो ये क्वेश्चन को घुमा सकता है लेकिन आएगा यही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा। द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा। जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें। 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, क्या होगा द्रव्यमान संख्या, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए कुछ लोगों के आंसर आने लगे, आंसर आने लगे। जी हाँ, आंसर क्या होगा, क्या होगा, हाँ 4 होगा, हाँ 4 होगा। देखिए 4 होगा, यानी सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है ना, सी वाला ही सही है। चलिए एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है, 2 चीज है, एक द्रव्यमान संख्या है और एक है परमाणु क्रमांक, एक है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जो है, गरिमा जी बताइए, द्रव्यमान संख्या जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अच्छा जी, अब अगर कोई एटम, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई एटम न्यूट्रल है, अगर कोई एटम न्यूट्रल है मतलब वो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में हमारा प्रोटॉन इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा न्यूट्रल वाले केस में। लेकिन अगर मेरे पास पॉजिटिव डाल देंगे, अगर आपने पॉजिटिव डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन के को करते समय माइनस कर दीजिएगा, और नेगेटिव डाल दिया तो करते इलेक्ट्रॉन को ऐड करते समय प्लस कर दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा, मैंने लिया मैग्नीशियम, मैंने क्या लिया? मैग्नीशियम 12 मैग्नीशियम 24 ये ले लिया मैंने, ठीक। तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, चार्ज दिखा आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 12 मैग्नीशियम प्लस 2 है, 12 मैग्नीशियम प्लस 2, ये 24 यहां लिख देता हूं मैं, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा? तो प्रोटॉन तो अभी भी 12 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन नहीं होगा। यहां अगर प्लस है तो वहां पे क्या करिएगा? माइनस कर दीजिएगा। तो 12 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो उसे क्या कीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस, प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस कर दीजिएगा, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन, और न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से, फिर आगे क्वेश्चन पे चलूं मैं। इस क्वेश्चन को देख लें तो आगे चलूं मैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चले आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कर लेते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः, इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है। इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर बताइए। 22, 38, 2, 20, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर करें, मैं आपको बताता हूं ये किस ईयर में आया हुआ है। ये बीपीएससी में आया, 2019 का क्वेश्चन है। बीपीएससी में, बीपीएससी में 2019 का क्वेश्चन है ये। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तत्व का द्रव्यमान संख्या बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कुछ लोगों के आंसर आ गए, कुछ लोगों के आंसर आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा किया, वेरी गुड। आशीष जी, देखिए इसका आंसर क्या हुआ? 38 हुआ ना, 38 हुआ, 38 हुआ। अच्छा, एक्सप्लेन कर दूं क्या? एक बार मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। अभी मैंने 2-3 बातें बताई, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। तो इसमें इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन नहीं दिया। तो क्या जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे क्या? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे क्या? जल्दी बोलिए, हो जाएंगे ना? तो कितने प्रोटॉन हो गए? क्या 18 प्रोटॉन हो गए क्या? तो प्रोटॉन कितने हो गए? 18। अगर ये द्रव्यमान संख्या की जगह परमाणु क्रमांक बोल देता तो क्या हो जाता? परमाणु क्रमांक 18। लेकिन द्रव्यमान संख्या बोल रहा है, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब हुआ आपको क्या करना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या दिया है देखिए 20, और प्रोटॉन की संख्या आपको पता चल गई 18। तो 18 और 20 को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 18 और 20 को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 38, मतलब 38। क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, क्वेश्चन ये है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है,
क्या कहलाते हैं? परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आपके यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, बीपीएससी में, आरएएस में, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है साइंस में। ये क्वेश्चन का आंसर करें। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समन्यूट्रॉनिक, समावयवी, समस्थानिक। ये आइसोमर बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। आइसोबार। ठीक है, चलिए देखिए, इसको आप क्या बोलते हैं? जिसमें परमाणु संख्या समान होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप यानी समस्थानिक बोलते हैं। जिसमें जिसमें हमारे प्रोटॉनों की संख्या समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप। क्या बोलेंगे? आइसोटोप। यानी इसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक। समस्थानिक बोलते हैं इसे। ठीक है, आइसोटोपिया इसे समस्थानिक बोलते हैं। आइसो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है x, उसका एटॉमिक नंबर है a और मास नंबर है z। तो जिसका a बराबर होगा, जिसका a यानी प्रोटॉन जिसमें इक्वल होंगे उसको हम बोलते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप। उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप बोलते हैं। जिसका जिसका परमाणु क्रमांक तो डिफरेंट हो लेकिन परमाणु भार सेम हो, यानी मास नंबर सेम हो, उसे हम बोलते हैं आइसोबार। उसे क्या बोलते हैं? आइसोबार। यानी इसे हम बोलते हैं समभारी बोलते हैं। समभारी। एक वो पढ़ा ना, दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तो ये समभारी है। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या होगा? समस्थानिक होगा। तो समभारी और समस्थानिक समझ में आ गया। समावयवी जो होता है यानी आइसोमर जो होता है ये डिफरेंट चीज है, ये इस चैप्टर में है ही नहीं। आइसोमर जो होता है वो क्या होता है कि ऐसा ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उससे आप बोलते हैं आइसोमर। ये एकदम डिफरेंट चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर का है ही नहीं। तो ये आइसोमर वहां का है जिसमें आपका मास सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं आइसोमर। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अलका जी से। अलका जी के ऊपर, अलका जी का मान लीजिए घर का नाम कुछ और है, अलका जी के घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है। तो स्कूल में अगर ये पढ़ने जा रही हैं तो डिफरेंट वे से पढ़ रही हैं, लेकिन घर पे जब पढ़ रही हैं तो डिफरेंट वे से पढ़ रही हैं। सो के पढ़ लिया, लेट के पढ़ लिया, टीवी देखते हुए पढ़ लिया, खाना खाते हुए पढ़ लिया। तो ये दोनों जगह पे मास इनका सेम है बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ, तो हम इससे बोलेंगे आइसोमर। तो आइसोमर का कोई इस चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है। आइसोटोन यानी न्यूट्रॉनिक का मतलब हुआ जिसमें न्यूट्रॉन सेम है, मतलब जिसमें Z माइनस ए की वैल्यू सेम हो जाए उससे हम बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी आईएएस में आया हुआ है, अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक यानी आइसोटोप। जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। जिसमें ए जेड माइनस ए की वैल्यू इक्वल होगी उसे हम बोलेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक। और समावयवी के बाद अलग है। क्लियर हो गया ये चीज? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन भी अच्छा है, कई बार आया भी है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेट कर रहा है, तो ध्यान से इसका आंसर करें। समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनका, अब जरा आप आंसर अपने से करें। परमाणु भार समान, अब मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं, अब बस आपके पास 10 सेकंड का समय दे दे रहा हूं। 10 सेकंड में आप इसका आंसर खुद पढ़ें और बताएं। परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। इसका आंसर करें फटाक से।
ठीक है, सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए समस्थानिक क्या होता है, जिसका एक ही तत्व, देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, तत्व डिफरेंट नहीं होता। मतलब हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन का दूसरा तत्व क्लोरीन ही होगा, मतलब सेम तत्व होगा, एलिमेंट सेम होगा। ऐसा नहीं कि क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोरीन और आपने क्लोरीन के आसपास जो एलिमेंट है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस की बात करने लगे, जैसे इसके पास क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, हाँ सल्फर वल्फर की बात करने लगे, तो ऐसा नहीं। आपको ध्यान ये रखना है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट समस्थानिक यानी आइसोटोप किसे बोलेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक सेम, देखिए कहां पे लिखा है परमाणु क्रमांक सेम, हाँ देखिए परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये देखिए मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि आरएएस में, और आरएएस में 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग जरा ध्यान से करिए, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। तो सम न्यूट्रॉनिक कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया सम न्यूट्रॉनिक कैसे निकालेंगे, ये ए और ये जेड, तो जेड माइनस ए कर लीजिए, सभी में जेड माइनस ए कर लीजिए, जहां पे भी जेड माइनस ए की वैल्यू बराबर हो जाए वही आपका सम न्यूट्रॉनिक होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जेड क्या लिखे, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ जेड नीचे लिखा हुआ है, यहाँ जेड नीचे लिखा हुआ है, और ए क्या लिखा हुआ ऊपर लिखा है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, बेसिकली हम हमारी जो साइंस है वो यूके से रिलेट करती है, तो यूके में इस तरह से लिखते हैं 6C12, अमेरिका में इसे वो दूसरी तरह से लिखते हैं, अमेरिका में इसे ऐसे लिखते हैं 6, यहाँ 12 लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको पता है इस साइड और उस साइड, है ना। तो चलिए जरा जल्दी जल्दी ऐड करके जेड माइनस ए की वैल्यू निकाल के बताइए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी जल्दी करें इसे प्लीज। 2019 का क्वेश्चन है, देखिए चलिए कुछ लोगों के आंसर भी आ गए। अब मैं इसका आंसर देखिए डी है। अब मैं सीधे सीधे एक्सप्लेन कर, जेड माइनस ए की वैल्यू इक्वल कर दीजिए, क्या देखिए 14 में से आशीष जी 6 गया, 14 में से 6 गया, 15 में से 7 गया, और 16 में से 8 गया, क्या आएगी वैल्यू जरा बताइए, क्या सभी वैल्यू इक्वल है, 14 में से 6 गया 8 हुआ, 7 और 15 7 दूनी 14, यहाँ पे भी 8 हुआ, 8 दूनी 16, यहाँ पे भी, क्या सभी में जेड माइनस ए की वैल्यू आशीष जी सेम आ रही है, क्या आशीष जी जेड माइनस ए की वैल्यू सेम आ रही है सभी में, है ना। इसलिए ये जो सम न्यूट्रॉनिक है वो क्या होगा, ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका सम न्यूट्रॉनिक होगा। क्लियर है ये बातें, सम न्यूट्रॉनिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये मे भी हो सकता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो। इतने क्वेश्चन आपके 10 साल में यही इतने क्वेश्चन आए हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपका, रेडियो एक्टिविटी किससे नापी जाती है, आप जरा इसका आंसर कीजिए। रेडियो एक्टिविटी किससे नापी जाती है, हाइड्रोमीटर से, सिस्मोमीटर से, गाइगर काउंट से, अमीटर से। चलिए आंसर करें। यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का 2010 का क्वेश्चन है ये। देखिए गरिमा जी आपका आंसर सही आ रहा है, अलका जी, नीलन जी, आशीष जी, ठीक है। देखिए रेडियो एक्टिविटी अब मैं बता देता हूं, रेडियो एक्टिविटी को मापते कैसे, गाइगर काउंट से मापते हैं, गाइगर काउंट, गाइगर मूलक भी बोलते हैं इसे, गाइगर काउंट से आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। अब थोड़ा सा मैं और इसे भी बता देता हूं कि हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं। फिर हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं,
हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को नापते हैं, घनत्व। ठीक। सिस्मोमीटर से क्या करते हैं? सिस्मोमीटर से आप जो है, सिस्मोग्राफ होता है बेसिकली, इससे भूकंप को नापते हैं, भूकंप। वैल्केनो यानी कि वैल्केनो मतलब समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, चक्रवात टाइप का जो आ जाता है, तूफान जो आ जाता है, चक्रवात को मेजर करते हैं। तो भूकंप को मेजर करना होता है, चक्रवात को मेजर करना होता है, तो इस सभी में आप सिस्मोमीटर यानी सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। इसके बारे में मैंने इसको थ्योरी भी बताई थी आपको एक बार, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जब बताया था। चलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करता हूँ। तो गाइगर काउंट से आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं, और अमीटर से आप, अभी आपको पता है कि करंट जो हम मेजर करते हैं वो अमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। देखिए एक का क्वेश्चन और है आपके पास, वो भी मैं इस चैप्टर से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता, बट मैंने पहले कराया हुआ है तो इस बार इसमें रखा हुआ, आप लोग कर लीजिए जरा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन, आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस, आयोडीन। बताइए आशीष जी, कौन सा आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी? इसका आंसर करिए, 10 सेकंड का समय लीजिए आप लोग, फटाफट बताइए, फटाफट से आंसर करिए। इसका आंसर होगा आयोडीन, है ना। आयोडीन जो होता है वो दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। दांत बनाने के लिए आपका कैल्शियम, फास्फोरस के साथ साथ फ्लोरीन, ये मेन कंपोनेंट होते हैं जिससे आपके दांत यानी दांतों का निर्माण होता है। तो आयोडीन का कभी भी निर्माण नहीं होता है, इसलिए आपका आयोडीन आंसर में नहीं होगा। चलिए अच्छा, अभी एक आप क्वेश्चन और बचे हुए हमारे पास, नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, इसमें थोड़ा काउंटिंग इधर उधर हुई है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। 1996 में आया वो क्वेश्चन है बीपीएससी में। आइसोटोप अभी मैंने आपको बताया, जरा बता दीजिए इसमें आइसोटोप में बता दीजिए क्या होता है, आप लोग आंसर करें इसका, जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग। हाँ देखिए एकदम सही आंसर है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है आइसोटोप में, याद रखिएगा प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो ये है आपके क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का है, 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया है रदरफोर्ड ने, बोर ने, बैकुलर ने, मैडम क्यूरी ने। देखिए इसमें एक दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो डायरेक्ट रेडियो एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। तो बिना कंफ्यूज हुए आंसर करें इसका, जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरल ने किया था। बैकुरल एक साइंटिस्ट थे, बैकुरल ने आपका रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। इसका आंसर सी सही होगा। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पे वर्क किया था, पिच ब्लैंडिंग पे उन्होंने निकाल के काफी काम किया था, लेकिन बैकुरल थे, बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। एक बार हम लोग लास्ट से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तैयार है आप सभी फटाफट रिवीजन करने के लिए? 5 मिनट में रिवीजन करा दिया जाए। ये 20-22 क्वेश्चन जो भी हैं आपके, 5 मिनट में मैं क्वेश्चन देखूंगा और आप आंसर करिएगा। ठीक, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप आंसर करेंगे। फटाफट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए स्टार्ट कर दें। बोलिए नीलम जी, गरिमा जी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक के अवयव हैं और इलेक्ट्रॉन आपका बाहर रोटेट करता रहता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए इसमें हाँ सी आंसर होगा इसका। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन आपके ऊर्जा के कण होते हैं, ये पार्टिकल नहीं होते हैं। इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h होता है। परमाणुवी नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट के थ्रू नाभिक की खोज की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ईट पर नाचो याद रखिएगा। न्यूट्रॉन हो गया चैडविक, प्रोटॉन हो गया रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन हो गया थॉमसन। निम्नलिखित में से एक परमाणु कण नहीं है। कौन सा परमाणु कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन आपका परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा कण प्रतिकण है? कण प्रतिकण का मतलब उसका मास बराबर हो लेकिन चार्ज डिफरेंट हो। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एक दूसरे के कण प्रतिकण है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बताया मैंने, इसे ध्यान रखिएगा। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फटाफट करिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अभी मैंने इसे एक्सप्लेन कर रखा हूं। निम्नलिखित में से किस पे ऋण आवेश होता है? आपका बीटा पार्टिकल पे ऋण आवेश होता है, अल्फा पे प्लस होता है, गामा पे 0 होता है। परमाणु में कक्षकों को भरने के लिए कौन सा रूल होता है? अफबाउ का रूल होता है, जो एनर्जी रूल पे डिपेंड करता है। IAS 2001 का क्वेश्चन है ये, और ये अफबाउ प्रिंसिपल आपका हंट्स प्रिंसिपल और पाउली सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपका अभिविन्यास के बारे में बताता है। और जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आप इसमें देख लीजिए, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो द्रव्यमान संख्या कह रहा है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया न्यूट्रल वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और प्लस इसमें न्यूट्रॉन ऐड कर दीजिए तो 38 आ जाएगा। तो ये भी हो गया आंसर। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? ये आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपका समस्थानिक से ही आता है, ध्यान रखिएगा। समस्थानिक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक इक्वल होता है, परमाणु भार भिन्न होता है। इसमें क्या होगा? सब न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन सेम कर लीजिएगा, Z-A की वैल्यू कर लीजिएगा फटाफट। जहां पे भी, जैसे यहाँ पे भी तीनों में कर लीजिए, यहाँ डिफरेंट आएगा, सिर्फ यहीं पे सेम आ रहा है तो ये हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी किससे नापते हैं? गाइगर काउंट से नापते हैं। सिस्मोग्राफ से आप भूकंप को मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर से आप रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं। अमीटर से आप करंट को मेजर करते हैं। कौन सा मेन पार्ट नहीं होता है? तो आयोडीन दांतों का मेन पार्ट नहीं होता है। परमाणु नाभिक में आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ये भी बता दिया मैंने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैक्यूरेल ने किया था। इतने क्वेश्चन आपके अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। आप लोग जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे जरा लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कल आपसे इस चैप्टर की थ्योरी के लिए। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको, और पर्सनली मैसेज भी कर दीजिएगा कि आपको जो मैंने 3 टॉपिक बताए हैं कि क्वांटम नंबर, पाउली सॉल्यूशन, हर्ट्ज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो मैं छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, आगे चल दूंगा, ठीक। फिर मैं उसके बाद एक बायो का टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।